Hello, my dear students. Welcome in the fifth part of nationalism in India. तो हमने जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर ये देखा कि गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन होता है। तो जो गांधी जी हैं वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं और फिर क्या होता है जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको रिहा भी नहीं किया गया और दूसरा क्या है जो कांग्रेस है उसको भी क्या कर दिया गया, इलीगल करार कर दिया गया था। तो गांधी जी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं अब, वो सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट थी उसको दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने दोबारा से स्टार्ट किया था उसके अंदर लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग टाइप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा आपको रिच पीजेंट्स के बारे में। अब यहाँ पर क्या था, गुजरात के जो पाटीदार्स होते थे और जो यूपी के जाट्स थे उन्होंने क्या किया, वो एक तरह से जो है खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, खेती बाड़ी करते थे तो अब उस टाइम पे क्या हुआ, एक तरह से जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। जब इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम चला तो इंडिया भी उससे इफेक्ट हुआ। तो क्या है, जो उनकी खेती बाड़ी से जो भी प्रोडक्ट आता था उसके जो है उनको अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे। अब अगर अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स को जो है रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके से रिच पीजेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था ताकि उनको जो रेवेन्यू है वो पे ना करना पड़े, क्योंकि वो अनेबल थे पे करने के लिए, क्योंकि उनकी फसलों के दाम गिर चुके थे। देन अब इसके बाद क्या होता है कि जो रिच पीजेंट्स बिकम द सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। अब ये जो रिच पीपल थे वो सारे के सारे जो रिच पीजेंट्स थे वो सपोर्टर थे सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के। अब क्या होता है कि डिसअपॉइंटेड व्हेन मूवमेंट एंडेड इन 1931। अब क्या होता है 1931 के अंदर महात्मा गांधी जी जो क्या करते हैं, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि इन्होंने ये जो है वापस क्यों ले ली ये मूवमेंट गांधी जी ने। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं जो रिच पीजेंट्स थे। अब क्या होता है, इन 1932 के अंदर मूवमेंट वॉज रीलॉन्च। अब दोबारा से रीलॉन्च कर देते हैं महात्मा गांधी जी। पहले उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर ली 31 के अंदर और 32 के अंदर फिर से रीलॉन्च कर दी थी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने ये जो रिच पीजेंट्स थे, यहाँ पे जो रिच थे, ठीक है, रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने रिफ्यूज्ड कर दिया कि हमको सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना। क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, पहले वो स्टार्ट कर देते हैं कोई भी मूवमेंट और उसके बाद क्या है, जहां पर भी क्या है वायलेंस क्रिएट हो जाती है फिर वो कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं। तो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं जाती है उनकी मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या किया, जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बिल्कुल ही। अब उसके अपोजिट में हम पढ़ेंगे पुअर पीजेंट्स। पहले हमने रिच को कवर किया, अब पुअर पीजेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये जो पुअर पीजेंट्स होते थे ये क्या करते थे, ये वर्क करते थे एज अ टीनेंट्स। टीनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि किराए के ऊपर खेती करना, मतलब लीज दे देते हैं, लीज ठेके के ऊपर जैसे जमीन ले लेना, इस तरीके से क्या है पैसा देते थे जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको, और उनकी जमीनों के ऊपर खेती किया करते थे। तो क्या होता है, मतलब रेंट पे कर दिया करते थे। अब ये जो स्मॉल टीनेंट्स थे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, पे जो नहीं कर पा रहे थे, जो भी इनका रेंट होता था ये जो रिच पीजेंट्स होते थे उनको ये पे नहीं कर पाते थे। तो अब यहाँ पे क्या बताया, दे वांटेड, वो क्या चाहते थे, जो पुअर पीजेंट्स है वो ये चाहते थे कि जो उनका अनपेड रेंट है जो अभी तक उन्होंने पे नहीं किया उसको क्या है माफ़ कर दिया जाए, फॉरगिवन कर दिया जाए। ठीक है, वो ये चीज चाहते थे। तो कांग्रेस जो क्या है वो अनविलिंग थी सपोर्ट नो रेंट कंपेन। नो रेंट कंपेन कौन चला रहे थे, पुअर पीजेंट्स चला रहे थे, और कांग्रेस ने इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने सिर्फ रिच पीजेंट्स का साथ दिया था, क्योंकि वहां से पैसा वगैरह डोनेशन वगैरह आती थी। तो वो पुअर पीजेंट्स का साथ बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या है, जो रिच पीजेंट्स थे उनको अपसेट नहीं करना चाहते थे, उनको नाराज नहीं करना चाहते थे रिच पीजेंट्स को। देन अब यहाँ पे तो आपका पीजेंट्स वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आपको स्टार्ट होता है वो है आपका बिजनेस क्लासेस जो थी। बिजनेस क्लासेस के अंदर एक तो आपको आ जाएंगे मर्चेंट्स, ठीक है, दूसरा आ जाएंगे आपको इंडस्ट्रियलिस्ट। अब ये क्या चाहते हैं, अब देखो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंप्लीमेंटेड सच कॉलोनियल पॉलिसीज, उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाल दी थी जो कि बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही थी, मतलब बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे थे मर्चेंट्स थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब वो ये चाहते थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो भी सामान बाहर के देशों से आता है, ठीक है, उससे हमारा जो मतलब कि बिजनेस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि हम भी कमा के कुछ खा सके। तो इसके चलते यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन जो है बनी है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फर्स्ट का नेम आ जाएगा आपका इंडियन
इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 के अंदर बनी है। दूसरा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये बनी है आपकी 1920 में, और ये 7 ईयर के बाद बन गई है 1927 के अंदर। दो जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी है ताकि जो कॉमर्शियल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी लोग, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हक दिलवाने के लिए ये जो है दो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे फॉर्म्ड हुई हैं। अब इसके बाद आपको बताया गया जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लाइक इन्होंने बताया पुरुषोत्तम दास, ठीक है, ठाकुर दास, और दूसरे हैं GD बिरला, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत जाने माने नेम है, आपको पता ही है। बोथ सपोर्टेड फंडेड द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे थे, जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट थी उसके अंदर क्या करते थे, फंड करते थे, बहुत ज्यादा पैसा देते थे ये, ठीक है। अब कह रहे हैं एंड बॉयकॉट द इम्पोर्टेड गुड टू, अब इन्होंने क्या है, इन्होंने बायकॉट कर दिया था बिल्कुल ही कि बाहर का जो आया सामान है हम उसको बिल्कुल भी मतलब प्रमोट नहीं करेंगे, बायकॉट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने जो है इसके अंदर लीड किया एक तरह से। देन अब इसके बाद क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर हैं, ये तो हो गया आपके इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट, मतलब कि ये सारे के सारे हो गए रिच पीपल। अब जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले हैं वो कौन आ जाएंगे, आपके इंडस्ट्रियल वर्कर। अब ये इंडस्ट्रियल वर्कर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, देखो, अब ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के अंदर। जस्ट यहाँ पे सिर्फ नागपुर रीजन के कुछ वर्कर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। अब ये क्या कह रहे थे कि डिमांड हायर वेजेस की, इनको ज्यादा वेजेस जो दिहाड़ी है वो ज्यादा मिलनी चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन, और जो काम करने वाली जगह है वो हाइजीनिक होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे वो काम करते थे वो कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो वर्कर्स जो है बहुत ज्यादा परेशान थे इंडस्ट्रीज के अंदर। तो कांग्रेस जो है वो इनको भी इग्नोर करने लगती है, डोंट वॉन्ट टू अपसेट द इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि जो कांग्रेस है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान नहीं करना चाहती है, अपसेट नहीं करना चाहती है, बट वो छोटे वर्करों का बिल्कुल भी साथ नहीं देती है। इसी तरीके से सेम उन्होंने ये जो पुअर पीजेंट्स थे उनका भी साथ नहीं दिया था, सिर्फ जो रिच पीजेंट्स थे उनका साथ दिया था। देन इसके बाद थर्ड नंबर पर हम देखेंगे वुमेन्स के बारे में। अब जो वुमेन्स हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के अंदर। यहाँ पे इन्होंने बताया कि लार्ज नंबर के अंदर जो लेडीज हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। जब दांडी मार्च निकाला जाता है तो उस टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ जो वुमेन्स हैं वो क्या है, गांधी जी को सुनने के लिए आती हैं, उनके विचार सुनने के लिए पहुंचती हैं। और प्रोटेस्ट मार्चेज, और जो वो है वो प्रोटेस्ट जो कर रहे थे गांधी जी उनके साथ वो कुछ दूरी तक जो है चलती भी हैं, और मैन्युफैक्चर सॉल्ट और नमक भी बनाती हैं वहां पे पहुंच के, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया मैनी वेंट टू जेल, और काफी सारी वुमेन्स को जो है जेल भी जाना पड़ा था गांधी जी का सपोर्ट करने की वजह से। फिर इनको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वो वुमेन्स हैं वो ये सोच रही हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होती हैं तो ये एक तरह से नेशन की सर्विस होगी, मतलब हमारे देश के लिए हमारा क्या है, एक तरह से सर्विस है हमारी, ये सेक्रेड ड्यूटी बनती है कि हम क्या है अपने देश के लिए प्रोटेस्ट करें। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कांग्रेस है वो हेजिटेट करती है टू गिव देम पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, बट जो कांग्रेस है वो वुमेन्स को मतलब ज्यादा अच्छा नहीं समझ रही है, जस्ट उनको एज अ सिंबल यूज किया जा रहा है कि हमारे प्रोटेस्ट के अंदर वुमेन्स भी जो है वो हमारा मतलब साथ खड़ी हैं, साथ दे रही हैं। जस्ट इससे ज्यादा कांग्रेस जो है उनको कुछ भी अथॉरिटी देने के मूड में नहीं थी बिल्कुल भी। देन अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर पढ़ेंगे हम लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, क्या क्या लिमिट्स थी, मतलब ड्रॉबैक क्या क्या थे। तो यहां पर हम देख लेते हैं, एक तो दलित्स थे और दूसरी तरफ मुस्लिम्स थे, तो ये जो है पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के अंदर। तो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं हम दलित्स के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया जो कांग्रेस है वो इग्नोर कर रही थी दलित्स को बिकॉज द फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज, क्योंकि जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट है उसके अंदर क्या है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं ज्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या है, दलित्स जो है उनको, दलित्स को वो अच्छा नहीं समझते, ठीक है। ये जो अनटचेबिलिटी बाद में आर्टिकल 17 के अंदर खत्म कर दिया गया था, बट जो हिंदू धर्म के लोग थे वो दलित्स को अच्छा नहीं समझते थे, उनको उनके साथ खड़े होना या उनके साथ बातचीत करना। तो जो कांग्रेस है वो ये समझ रही थी कि इससे क्या है, जो सनातनीज हैं उनको क्या है, अच्छा नहीं लगेगा, तो दलित्स को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी कांग्रेस। बट अब यहाँ पे जो गांधी जी हैं वो सपोर्ट करते हैं दलित्स को, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, दलित्स को एक नेम देते हैं, जो नेम था हरिजन, हरि के जन, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो लीड कर रहे थे दलित्स को, तो उन्होंने क्या है, ऑर्गेनाइज्ड की थी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 के अंदर, उन्होंने एक
ऑर्गेनाइजेशन जो है बना ली है। अब गांधी जी जो है वो तो सपोर्ट कर रहे थे दलित्स को, बट वो ये कह रहे थे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। बट बी आर अम्बेडकर जो है वो किस चीज के साथ लीड कर रहे थे, ताकि दलित्स को जो है अलग से इलेक्टोरेट दिलवा दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवा दिया जाए। बट गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इसके कारण तो सोसाइटल डिसइंटीग्रेशन जो है वो मतलब अलग अलग हो जाएंगे, दलित्स अलग हो जाएंगे, सनातनीज अलग हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे तो डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो महात्मा गांधी जी इस चीज के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। तो गांधी जी क्या करते हैं, वो फास्ट अनटू डेथ, वो क्या है, मरण व्रत रख के बैठ जाते हैं जो गांधी जी हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो अंबेडकर हैं, ठीक है, बी आर अंबेडकर क्या है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, गांधी जी की बात मान लेते हैं कि उनको अलग से जो है इलेक्टोरेट जो है सेपरेट करके नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट जो है साइन हो जाता है 1932 के अंदर। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो है उनको जो है ये कह दिया जाता है, दलित्स को gave the depressed classes reserved seats in provincial and central legislation council। ठीक है, कि जो इलेक्शन है वो सेपरेट नहीं होंगे बट जनरल इलेक्शन होंगे। ठीक है, और उसके अंदर भी रिजर्व्ड जो सीटें हैं आपको, जो दलित लोग हैं उनको सीट्स रिजर्व करके दे दी जाएंगी। प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उनकी सीट्स जो हैं वो परमानेंट होंगी। ठीक है, यहां पर ये आपका टॉपिक खत्म होता है दलित्स वाला। अब पढ़ लेते हैं मुस्लिम्स के बारे में। तो यहाँ पे जो मुस्लिम है उनका भी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर। कोई ज्यादा बढ़ चढ़कर वो बात मतलब थी नहीं जो होनी चाहिए थी, क्योंकि क्या है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है मतलब बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट चलता था। तो इसके कारण क्या है, मुस्लिम लोग भी ज्यादा जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बढ़ चढ़कर। अब क्या होता है देखो, फ्रॉम द मिड 1920 जो कांग्रेस है came to be more visible associated with openly Hindu religions। ठीक है, जो कांग्रेस है वो हिंदुओं को ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, मुस्लिम को नहीं कर रही थी। तो इस वजह से मुस्लिम जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते थे। दूसरा क्या है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में है जो है कम्युनल क्लैशेस या राइट्स जो है, धर्म के नाम पर जो दंगे हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे थे, जिसके कारण मुस्लिम पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग जो है वो दोनों ही एफर्ट लगाती हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीनेगोशिएट कर लेते हैं और एक अलायंस बना लेते हैं, मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं, समझौता करके अलायंस बना लेते हैं एक। बट अब यहाँ पर क्या होता है, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, वो क्या कहते हैं, हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट दो। अब ये भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, दलित मूवमेंट के अंदर भी ऐसा हुआ था फॉर मुस्लिम। ठीक है, अब कांग्रेस यहाँ पे क्या कहती है, कह रहे हैं ओनली ज्वाइंट इलेक्टोरेट होंगे, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट कंट्री के अंदर नहीं होगा। तो जो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना है वो कहते हैं कि ओके ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही मान लेते हैं, बट हमको क्या है, रिजर्व्ड सीट चाहिए बंगाल के अंदर और पंजाब के अंदर, जहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा हैं वहां पे हमें सीट्स ज्यादा दे देना आप। ये किसने डिमांड रखी है, मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड रखी है। अब ये जो बात है या नेगोशिएशन है, ये समझौता इस तरीके से 1928 के अंदर ये बात अभी चली रही थी। ऐसे में जो है MR जयाकर आते हैं जो कि हिंदू हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मतलब हिंदू महासभा के हैं, स्ट्रोंगली अपोज्ड अ कॉम्प्रोमाइज। ये कहते हैं कि ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि बंगाल और पंजाब के अंदर आपको सीट्स ज्यादा मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। देन उसके बाद जो है आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है कि अब लोगों के बीच में क्या है, ये फीलिंग आने लगी कि हमको मतलब पूरी कंट्री को यूनाइट होना है, नेशनलिज्म लेकर आनी है, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आई हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड स्ट्रगल, उनको यूनाइट होकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद है कल्चरल प्रोसेसेस आ जाएंगे, उन्होंने जो है अपने कल्चर को अडॉप्ट किया, पुराना जो कल्चर हुआ करता था उसको रिकॉल किया। फिगर्स एंड इमेजेस जो हैं, जैसे भारत माता का फिगर बनाया, इस तरीके से सारे इंडिया को यूनाइट किया गया। सिंबल एंड फ्लैग जो है उसको मतलब कि लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना भरी गई। ठीक है, फिर है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, और जो हमारी हिस्ट्री हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उसको जो है लोगों तक पहुंचाया गया। तो इस तरीके से लोगों के अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग लेकर आए जो भी उस टाइम पे लीडर्स थे। तो अब यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने भारत माता की इमेज बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने भारत माता को एक जो है सॉन्ग भी
डिवोट किया था, जो है वंदे मातरम। ठीक है, अब ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है, ये इन्होंने अपना जो इनका एक नोबल हुआ करता था, इनकी एक बुक थी, ठीक है, आनंद मंठ, उसके अंदर भी इंक्लूड किया था वंदे मातरम को। पहले इन्होंने क्या है, एक तरह से इमेज बनाई है भारत माता की। फर्स्ट इमेज किसने बनाई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देन उसके बाद आपको आ जाएगा कि ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ना, इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये वंदे मातरम सॉन्ग जो है बंगाल के अंदर जब स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा गाया था बंगाल के लोगों ने। देन सेकंड नंबर पर आ जाएंगे आपको अबिंदरनाथ टैगोर। अबिंदरनाथ टैगोर एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने पेंट किया था भारत माता की जो फर्स्ट पिक्चर है वो किन्होंने बनाई है, मतलब पेंट किन्होंने की थी अबिंदरनाथ टैगोर ने, और इमेज फर्स्ट किन्होंने बनाई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देन इसके बाद जो है आपको बताया गया, जब बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो बंगाल के लोगों ने ट्राई कलर जो आपका है 3 रंगों का एक फ्लैग तैयार किया था, जो कि क्या है, रेड, ग्रीन और येलो कलर का था। और इसके अंदर उन्होंने 8 लोटस जो हैं, 8 लोटस जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 प्रोविंसेस हुआ करती थी वहां पर। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 8 लोटस इसके अंदर। देन इसके बाद इन्होंने मून भी दिखा रखा है इसके अंदर, और सन भी दिखा रखा है। देन क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या है, इन्होंने बताया कि गांधी जी ने भी क्या है, डिजाइन किया था स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग जो है इन्होंने 1920 के अंदर जो है महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया, जिसमें क्या है, रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर हुआ करते थे। और इसमें क्या है, स्पिनिंग व्हील्स जो है आपको दिखाया गया, स्पिनिंग व्हील जो है चरखा दिखाया गया, जो कि आपको सेल्फ हेल्प के बारे में क्या है, एक तरह से मैसेज देता है, मतलब कि खुद से चरखा कातो, खुद के लिए खुद कपड़ा तैयार करो। ठीक है, खादी डालो। तो लास्ट में आपको बताया गया है कि जब हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया था तो लोगों के अंदर एक तरह से ये सेंस आने स्टार्ट हो गई थी कि हमको कलेक्टिव होना है, बिलोंगिंगनेस रखनी है। ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी लोगों के अंदर। और इस तरीके से क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग जब पूरे इंडिया के अंदर आ गई तो उसके बाद क्या है, इंडिया जो है इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल जाती है, इंडिया आज़ाद हो जाता है। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो है अच्छे से बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर क्लियर किया है एज अ स्टोरी की फॉर्म में। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।